नमस्कार आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल में। आज की हमारी कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। ये कविता ली गई है आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से, आपकी कक्षा 10वीं से। और ये कविता पर्वत प्रदेश में पावस लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का परिचय। इनका जन्म 20 मई 1900 में कोसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ। ये एक छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। प्राकृतिक प्रेम और रहस्यवाद से ओतप्रोत कविताएं, इनकी ज्यादातर कविताएं जो हैं वो प्रकृति प्रेम या फिर रहस्यवादी कविताएं थी। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी जो प्रमुख कृतियां थी वो है बीना, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, स्वर्ण किरण। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कविता की तरफ। पाठ प्रवेश। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को ना मत चलता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते होंगे। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल से विचरण करके लौटा हो, तो कवि कह रहा है पाठ प्रवेश में आपको बताया गया है कि ऐसा कौन ही व्यक्ति होगा जो पहाड़ों में घूमना नहीं जाना चाहता होगा, जहाँ जिसका पहाड़ों पे घूमने के लिए मन ना मच रहा हो। लेकिन हो सकता है हम हिमालय तक ना पहुंच पाए, लेकिन अपने आसपास के पर्वत प्रदेश पे जाने का जो हमारा अवसर है, हम शायद ही उसे अपने हाथ से कभी जाने देंगे। लेकिन अगर कभी किसी कवि की कविता आपको कक्षा में बैठे बैठे ही ऐसी अनुभूति का एहसास करवाए कि आप अभी अभी पर्वतीय अंचल से विचरण करके आए हो, तो प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति से के सौंदर्य को अपनी आंखों निहारने की अनुभूति देती है। ये जो आपकी कविता है, कविता के माध्यम से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप प्रकृति के सौंदर्य को स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हो। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों। हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुंचे हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। और केवल यही कविता ऐसी नहीं है, उनकी सुमित्रा नंदन पंत जी की अधिकांश जो कविताएं हैं वो पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हमारे आसपास हमारे कक्ष की जितने भी दीवारें हैं वो विलीन हो गई हैं, यानी कि गायब हो गई हैं, और हम जैसे किसी बहुत ही रोमांचक स्थल पर पहुंच गए हैं और हम अपने आसपास का जो वातावरण है वो सब भूलकर उस कविता के जो वातावरण है उसमें इस प्रकार लीन हो जाते हैं। महाप्राण निराला जी ने भी कहा था कि पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से सवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। जो निराला जी ने पंत जी के लिए कहा था कि उनका जो कौशल है, लेखन कौशल है कविता का, वो इस तरह से है कि वो अपनी जो उपमाओं यानी कि अलंकार जो उपमा है उससे कविता को ऐसे संवारते हैं जो मधुर से भी और अधिक मधुर हो जाती है और कोमल से और अधिक कोमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ और टिप्पणियां। पावस यानी कि वर्षा ऋतु, प्रकृति प्रवेश यानी कि प्रकृति का रूप, मेखलाकर कमर के आकार की पहाड़ की ढाल, सहस्त्र हजार नग सुमन पुष्प रूपी आंखें, अवलोक देखना, महाकार विशाल आकार, दर्पण आईना, मद मस्ती, झाम फेन, उर हृदय, उच्च आकांक्षा ऊंचा उठने की कामना, तरुवर पेड़, नीरव नभ शांत आकाश, अनिमेष एकटक। चलिए बढ़ते हैं हमारी कविता की तरफ। काव्यांश एवं व्याख्या। पहला हमारा काव्यांश है
पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, यानी कि पर्वत प्रदेश में बड़ी ही पावस ऋतु थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, जहां पर पल पल हर क्षण प्रकृति जो है वो अपना वेश बदल रही थी। मेखलाकर अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। मेखलाकर का आपको क्या बताया था अर्थ, कि कमर के आकार की जो पहाड़ की ढाल होती है, वो ढाल सहस्त्र दृग सुमन फाड़, उस पर्वत पर जो छोटे छोटे पुष्प खिले हुए हैं उनकी उपमा किसके साथ की गई है? नेत्रों के साथ। अपने हजारों पुष्प रूपी आंखों से अवलोक रहा है, बार बार देख रहा है, बार बार क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार, नीचे जो ताल है, जो पर्वत के पांव में ताल है, उसमें अपने आप को बार बार पर्वत जो है वो निहार रहा है। किसके माध्यम से? पुष्प के माध्यम से। पुष्प की तुलना किसके साथ की गई है? आंखों से। जिसके चरणों में पला ताल, जो ताल पर्वत के पैरों में पला हुआ है, दर्पण सा फैला है विशा, वो कैसे फैला हुआ है? जैसे कोई आईना हो। दूसरा काव्यांश, गिरी का गौरव गाकर झरझर मंद में नस नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ी से सुंदर झरते हैं जाग भरे निर्जर। अब दूसरे काव्यांश में कवि कह रहा है कि जो झरने हैं वो भी गिरी का गौरव गाकर, गिरी यानी कि पर्वत का गौरव गान करते हुए झरझर करते अब हमारी नस नस को उत्तेजित कर जाते हैं, खुशनुमा कर जाते हैं, मोती की लड़ियों से सुंदर। और जब वो नीचे गिर रहे हैं तो उनकी जो सुंदरता है वो एकदम मोतियों की तरह लग रही है। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, गिरिवर यानी कि पर्वत के उर यानी कि हृदय से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुबर, गिरी के हृदय से यानी कि जो हमारा पर्वत है उसके हृदय से जन्म लिया है किसने? तरुवर ने, पेड़ ने। है जाग रहे नीरव नव पर और अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। वो उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए जो तरुवर पेड़ हैं वो झांक रहे हैं नीरव नभ पर। एकदम शांत जो हमारा आकाश है उसको देख रहे हैं, अनिमेष एकटक, अटल कुछ चिंता पर, एकदम निहार रहे हैं हमारे आकाश को। तीसरा काव्यांश, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, शव शेष रह गए है निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। दस के धारा में सभ्य शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, जो जलद जान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तेज बारिश के बाद घनी धुंध के कारण पेड़ कहीं उड़ गए हैं, आकाश धरती पर आ गया है, शाल के जो वृक्ष हैं वो भी डरकर धरती में दंस गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तालाब में आग लग गई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो तालाब हमारे पर्वत के पैरों में था, ऐसा लग रहा है कि मानो उसमें आग लग गई हो, धुआं ही धुआं फैल गया है, क्योंकि बारिश से क्या हो गया, वहां पर धुंध पड़ गई। अब ना तो पर्वत नजर आ रहा है, ना वो पेड़ नजर आ रहे हैं, ना ही वो झरने नजर आ रहे हैं, लेकिन और ऐसा प्रतीक हो रहा है जैसे इंद्र देव जो हैं वो बादल रूपी विमान में बैठकर जादू का खेल दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर बताइए। जैसे हमारी पावस ऋतु है, इसमें कौन कौन से परिवर्तन? पहले तो सबसे पहले आपको यही बताया कि जो ऋतु है वो बार बार परिवर्तित होती है, कभी धूप है तो कभी छाया आ जाती है। पावस ऋतु में प्रकृति में बहुत से मनोहारी परिवर्तन आते हैं। पर्वत, पहाड़, ताल, झरने आदि भी मनुष्यों की भावनाओं से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। पर्वत ताल में जल में अपना महाकार देखकर हैरान से दिखाई देते हैं। पर्वत के से बहते हुए झरने मोतियों की लड़ियों से प्रतीत होते हैं। बादलों की ओट में छिपे पर्वत मानो पंख लगाकर कहीं उड़ गए हों, तथा ताल में से उठता हुआ कोहरा धुएं की भांति प्रतीक होता है। दूसरा प्रश्न है, मेखलाकर शब्द का अर्थ। ये मेखलाकर शब्द का अर्थ आपको पहले ही आपकी शब्दार्थ में बताया गया है।
पहले आपने शब्द का अर्थ बताना है, उसके बाद बताना है कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और फैलाव दिखाने के लिए किया है। तीसरा है सहस्त्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है, ये भी आपको बताया। सहस्त्र यानी कि हजारों, दृग सुमन यानी कि पुष्प, दृग यानी कि आंखें। पर्वतों पर खिले सहस्त्र फूलों का पर्वतों के नेत्र के रूप में मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण जो है ये आपका अलंकार है। कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वतों का मानवीकरण करने के लिए किया है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। किसके साथ? नेत्रों के साथ। जो पुष्प है उसका कंपैरिजन किसके साथ, तुलना किसके साथ की गई है? नेत्रों के साथ। कवि ने ताल की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? तो किसके साथ दिखाई है? कवि ने ताल की, जो तालाब था उसकी तुलना किसके साथ की है? दर्पण के साथ। और क्यों की है? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कविता के माध्यम से कि जो हमारा पर्वत है वो अपने आप को निहार रहा है उस ताल में। पर्वत के उर से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंब करते हैं? सबसे पहले आपको बताना है कि जो शाल के वृक्ष थे वो आकाश की तरफ क्यों देख रहे थे? क्यों देख रहे थे? उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए अपनी उच्च आकांक्षाओं को प्रकट कर रहे थे। और ये वृक्ष गंभीर चिंतन में लीन होकर उच्च आकांक्षाओं को पूर्ण करने की प्रेरणा देते हैं। कि जाने कि हमारे आसपास हमारे जितनी भी चिंताएं हों, हमें अपनी आकांक्षाओं को कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। छठा प्रश्न है आपका, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गए? तो उत्तर है इसका, वर्षा इतनी तेज थी कि आकाश धरती पर टूट पड़ा हो ऐसा लग रहा था। कोहरा और धुआं सा वातावरण देखकर शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धसे हुए प्रतीत होते हैं। प्रश्न सातवां है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे थे? तो किसके गौरव का गान कर रहे थे? गिरि का, यानी कि हमारे पर्वत का। बहते हुए झरनों की तुलना किसके साथ की गई थी? मोतियों की लड़ी के साथ। अब हम कविता का निष्कर्ष बताते हैं। इस कविता में छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने पर्वतीय प्रदेश में पावस ऋतु के मनोहारी और संजीव चित्र खींचे हैं। कवि ने प्रकृति के प्रत्येक अंग, पर्वत, झरने, ताल, वृक्ष और बादलों का मानवीकरण करके उन्हें भावुक और संजीव बना दिया है। वर्षा ऋतु में प्रकृति के पल पल बदलते रूप, पर्वतों की विशालता, झरनों की मोतियों जैसी सुंदरता और वृक्षों की उच्च आकांक्षा का अद्भुत चित्रण इस कविता की विशेषता है। कवि हमें प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम, सौंदर्य बोध और निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा देते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आशा है आपको ये कविता और उसकी व्याख्या पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।